वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 30 ये जो है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे कि कैपेसिटर्स को किस किस तरह से कंबाइन किया जा सकता है। और इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो कंपटीशन बेस्ड रहेंगे वो पार्ट 3 में मैं लूँगा और बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे। तो पहले तो कॉम्बिनेशन की हम बात कर लें। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने एक स्पेशल केस कैपेसिटर का डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देख लें क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है और उसमें जो कन्फ्यूज़न बनता है कि बैटरी कनेक्टेड और बैटरी डिसकनेक्टेड अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में नहीं दिया होता है कि बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड। क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो हम वोल्टेज कांस्टेंट लेना होता है और बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट लेना होता है। पर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है तो आपको बच्चों दोनों केसेस करने होंगे। बैटरी कनेक्टेड का भी बताना होगा, बैटरी डिसकनेक्टेड का भी बताना होगा। कंपटीशन में आया है जिसमें 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली उन 4 ऑप्शन में जो भी करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा वो किसी एक केस के लिए होगा। अगर नहीं दिया है तो दूसरे केस के लिए आपको उसमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा नहीं, किसी एक केस के लिए मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्पेसिफाइड रहता है क्वेश्चन में, पर कई बार नॉट वेल डिफाइंड कैटेगरी से अगर क्वेश्चन आ गया है तो उसमें क्लियरिटी नहीं रहेगी कि बैटरी कनेक्टेड है और डिसकनेक्टेड है, तो उस समय आपको इस तरह से डिसीजन मेकिंग करनी है। तो ये फीडबैक आया था मेरे पास, इसलिए मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया। तो अब इससे आगे चलते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को हम किस किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ सकता है, इस तरह से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कैपेसिटर्स तो बच्चों 9th क्लास में, 10th क्लास में, पर्टिकुलर 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, सीरीज एंड पैरेलल। तो रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करना, 11th में हम पढ़ते हैं स्प्रिंग्स को कंबाइन करना, 12th में ऑप्टिक्स में हम लेंसेज को कंबाइन करना सीखेंगे। अच्छा, 12th में मैग्नेटिज्म के बाद EMI AC जब आप पढ़ोगे वहां पढ़ोगे इंडक्टर, तो इंडक्टर्स को कंबाइन करना, नहीं सोलेनॉइड्स को या कॉइल्स को कंबाइन करना भी हम सीखेंगे। तो ये एक बेसिक फंडा है कि हम चीज़ों को 2 तरह से आपस में जोड़ सकते हैं, पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल। और इन दोनों कॉम्बिनेशंस में कुछ खास बात होती है, इन कॉम्बिनेशन की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हमें समझ के चलना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो पहला जो है वो है सीरीज। इसका मतलब क्या है, माइंड में पूरी इमेज आपके क्लियर होनी चाहिए। सीरीज का मीनिंग क्या, सीरीज का मतलब, जब भी वर्ड आ जाए सीरीज तो दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स को हम सीरीज में जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे रजिस्टर्स हो, चाहे इंडक्टर्स हो, चाहे स्प्रिंग्स हो, तो अगर आप सीरीज में जोड़ना चाहते हैं तो तरीका क्या है। मान लीजिए मेरे पास 4 एलिमेंट हैं, दीज आर 4 एलिमेंट्स, दिस मे बी कैपेसिटर और इंडक्टर और रजिस्टर और मे बी स्प्रिंग्स। तो अगर मैं इनको सीरीज में जोड़ना चाहता हूं तो तरीका ये बच्चों, पहले एलिमेंट के दूसरे एंड से दूसरे का पहला एंड जोड़ दूंगा, दूसरे के दूसरे एंड से तीसरे का पहला, एंड सो ऑन। तो मेरे पास लिमिटेशन है इसलिए मैं अभी 3 एलिमेंट लेकर बात करता हूं बच्चों। अगर मैं इस तरह से जोड़ता हूं कि पहले एलिमेंट का फर्स्ट एंड फ्री है और लास्ट एलिमेंट का सेकेंड एंड फ्री है, जिसको जरूरत पड़ने पर बैटरी से जोड़ा जा सकता है, अगर वो इंडक्टर, कैपेसिटर या रजिस्टर है, पावर सोर्स से जोड़ सकते हैं। और अगर ये स्प्रिंग्स हैं जिनको हमने लटकाया हुआ है तो नीचे हम मास अटैच कर सकते हैं और ऊपर जो है हम रिजिड सपोर्ट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या खास बात है सीरीज कॉम्बिनेशन की बच्चों, अगर ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग है तो जो फोर्स लग रहा है वो तीनों स्प्रिंग पर सेम फोर्स लगेगा। हालांकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तीनों स्प्रिंग्स में अलग अलग होगा पर फोर्स लगेगा सेम। तो फोर्स इज सेम, डिस्प्लेसमेंट में चेंज, तो इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन स्प्रिंग के केस में।
अगर मैं बात करूं बच्चों रेजिस्टेंस की, अगर ये तीनों रेजिस्टेंस है मान लो, या इंडक्टर है या कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस या इंडक्टर है तो तीनों में करंट सेम रहेगी, पावर सोर्स जो करंट भेज रहा है वो करंट सेम रहेगी, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज गेट डिवाइडेड, करंट रिमेन सेम। अगर ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में हम करंट की बजाय चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज विल बी सेम इन ऑल थ्री, तीनों में सेम चार्ज फ्लो होगा, हाँ पोटेंशियल ड्रॉप तीनों पर अलग अलग होगा। सो दिस इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेस्ट एग्जांपल है सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर हम समझना चाहते हैं तो बचपन में बच्चे ऐसे हाथ पकड़ के दौड़ते थे और एक गेम खेलते थे बच्चों, उस गेम का नाम था चेन चेन या चेन तोड़, ऐसा नाम था। तो वो बेस्ट एग्जांपल है सीरीज कॉम्बिनेशन का। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे लाइटिंग के लिए जब हम सीरीज लगाते हैं, चाइना सीरीज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो भारतीय पद्धति से बनाई जाने वाली यानी इंडियन सीरीज हुआ करती थी। उसमें क्या होता था, हम दिवाली से पहले बल्ब तार वगैरह लेकर आते थे, उनके खोखे होल्डर लाते थे और उनको लाइन से जोड़ते थे, छोटे वाले बल्ब सीरीज के। तो उसमें अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए सीरीज में तो पूरी सीरीज की सप्लाई ठप, मान लो इसमें एक एलिमेंट खराब हो गया इस चेन में, तो बाकी बल्ब भी जलना बंद कर देंगे। ये खास बात है सीरीज कॉम्बिनेशन की, क्योंकि उन तक करंट नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन की एक खास बात है। ऐसे चेन चेन गेम जो खेलते थे हाथ पकड़ के, मल्टीपल लिंक्स आर नॉट अलाउड, कोई बीच में से हाथ नहीं पकड़ सकता। जो टीम चेन बनाकर दूसरी टीम के मेंबर्स को, बाकी प्लेयर्स को पकड़ रही है, तो अगर चेन टूट गई बीच में तो दूसरे लोग आकर पिटाई करते हैं उसमें, यानी पंचिंग, मुक्का मारते हैं। तो बचने के लिए कहाँ भागना होता है, चेन वापस अड्डे पर जाकर बनानी पड़ती है, तो बचने के लिए अड्डे पर भागना पड़ता है। तो ये चेन ब्रेकिंग का रूल है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का बेस्ट एग्जांपल है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैंने कुछ कैपेसिटर्स को जोड़ा, हम 3 कैपेसिटर के एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं रिलेशन को, और बाद में जब रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो वहां पर हम एन या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेकर काम करेंगे। सिमेट्री है, यहां समझेंगे वहां समझ और बेहतर बन जाएगी हमारी। तो बच्चों माना कि 3 कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटी सेम भी हो सकती है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सेम भी दे सकते हैं, यहां हम डिफरेंट मान के चल रहे हैं। माना कि उनकी कैपेसिटीज है C1, C2 एंड C3, तो C1, C2 एंड C3 कैपेसिटी के 3 कैपेसिटर इस तरह से जुड़े हुए हैं जिसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला कैपेसिटर जो है जिसकी कैपेसिटी C1 और आखिरी कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C3 है, इसके जो एंड्स हैं इसको मैं जोड़ सकता हूँ बैटरी से। अगर मैं एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन बनाता तो वो होता एक सेल, एंड ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो एक से ज़्यादा लाइन्स अगर मैं बना रहा हूँ तो ये बन गई बैटरी, जिसका पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है। की इज़ ऑप्शनल, अगर आपके पास बजट है तो लगा दो, नहीं है तो हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो मैंने प्लग की का इस्तेमाल किया है, V वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर। जैसे मैं की ऑन करूँगा यहाँ से कुछ चार्ज चलेगा जो कि तीनों कैपेसिटर्स में सेम होगा। माना कि वो चार्ज है Q, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। बेसिकली होता क्या है बच्चों, ये बैटरी इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स खींचती है, ऐसा नहीं उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन देती है तो ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लाती कहाँ से, इस प्लेट से खींचती। तो C1 की फर्स्ट प्लेट से बैटरी इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो गई तो ये वाली प्लेट इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन खींचेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल की प्लेट से आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वाली प्लेट इस प्लेट से खींचेगी, ऐसा करके ये चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो फाइनली वो इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे तो ये इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगी, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो इस तरह से लॉजिकली हम इसको समझ सकते हैं चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, पर सेम चार्ज तीनों कैपेसिटर में फ्लो होगा। हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा, फॉर्मूले से हम फैमिलियर हैं, V होता है Q/C, क्योंकि Q होता है CV। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कैपेसिटर C1
जिसकी कैपेसिटी C1 है उसके अक्रॉस, उसको मैं दिखाऊंगा V1 से। जो ड्रॉप हो रहा है C2 के अक्रॉस हम उसको दिखाएंगे V2 से, और जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है C3 के अक्रॉस वो डिफरेंट होगा इन दोनों से, उसको दिखाएंगे V3 से। पोटेंशियल ड्रॉप डिपेंड कर रहा है कैपेसिटी पर, चार्ज तो तीनों में सेम है। अब जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उसमें पोटेंशियल कम ड्रॉप होगा, डिनोमिनेटर बड़ा तो न्यूमरेटर यहाँ पे ये वोल्टेज हो गया छोटा, पोटेंशियल छोटा हो गया। तो जिसमें ज़्यादा कैपेसिटी होगी यानी बड़ी बाल्टी, तो उसमें पानी का लेवल कम होगा। आपने लाइन से सिमुलेट करते हैं ना, सिमुलेशन से समझना आसान हो जाता है, सिमुलेट करते हैं। आपने क्या किया हुआ है, एक ही पाइप जा रहा है, उसमें 3 नल लगे हुए हैं, आपने 3 बाल्टी लगा दी। बाल्टी अलग अलग साइज की है, एक छोटी है, एक उससे थोड़ी बड़ी है मीडियम साइज, और एक सबसे बड़ी है। तीनों की बाल्टियों की हाइट बराबर है तो चौड़ाई अलग अलग है ऑब्वियसली। तो अब क्या हुआ, आपने तीनों में नल खोल दिया, तीनों नल एक ही लाइन में लगे हुए हैं, तीनों में सेम प्रेशर आ रहा है क्योंकि तीनों की हाइट सेम है, तीनों नल की हाइट सेम है, तीनों में सेम प्रेशर आ रहा है। तो अगर हम कॉमन सेंस लगाकर सोचें, जो बाल्टी बड़ी है सबसे बड़ी, उसमें जब पानी जाएगा, तीनों में सेम पानी जा रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर इज सेम यानी चार्जेस सेम। तो जब सेम पानी तीनों में डाल रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ वाटर तीनों बाल्टी में हम डाल रहे हैं, तो जो बाल्टी सबसे चौड़ी है उसमें लेवल सबसे कम होगा, यानी पोटेंशियल लेवल कोरिस्पॉन्ड्स टू पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वाटर कोरिस्पॉन्ड्स टू चार्ज, एंड कैपेसिटी ऑफ बकेट कोरिस्पॉन्ड्स टू कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो इस लॉजिक से हम इसको समझ सकते हैं। जो भी क्वांटिटी डिवाइड होती है, डेरिवेशन करना है हमें, डेरिवेशन करके क्या करना है हमें, यहाँ पर हम इन तीनों कैपेसिटर को अगर रिप्लेस करना चाहें एक सिंगल कैपेसिटर से, तो उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ C1, C2 एंड C3, वो हमें कैलकुलेट करके निकालना है। तो उसके लिए जो क्वांटिटी डिवाइड हो रही है, यहाँ बच्चों पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, तो हम इक्वेशन जो फ्रेम करेंगे वो हम पोटेंशियल को लेकर इक्वेशन फ्रेम करने वाले। तो मैं लिख सकता हूं situation is as shown in figure. This is short form for situation is as shown in figure. Here, if we replace, अगर इन तीनों को हम हटा दें, all 3 capacitors with का short form C bar is single, अकेला single capacitor ऑफ कैपेसिटी C, माना कि वो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो C है, देन तो उस कैपेसिटर के अक्रॉस, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो मैं पोटेंशियल को लेकर इक्वेशन फ्रेम करूंगा, देन पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस दैट कैपेसिटर। तो सारा का सारा V वोल्ट उसी के अक्रॉस ड्रॉप होगा, जिसको मैं लिख पाऊंगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और मैं इसको नाम देता हूं इक्वेशन 1। जिस तरह से पोटेंशियल ऐड हो जाता है, आपको पता है सेल्स का भी कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज में भी जोड़ सकते हैं सेल्स को, पैरेलल में भी। पैरेलल में रेयरली जोड़ते हैं, हम अगले चैप्टर में सीखेंगे कहाँ डे टू डे लाइफ में हम सेल्स को पैरेलल में जोड़ के यूज करते हैं। सीरीज में आपको अनुभव है कि आप टॉर्च में जब सेल लगाते हैं, खिलौने में सेल लगाते हैं, तो एक के पीछे एक वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो एक सेल, पेंसिल सेल की बात मैं कर रहा हूँ, 1.5 वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट उस पर लिखा हुआ पड़े 1.5 वोल्ट का है, तो 2 सेल अगर मैंने ऐसे जोड़े हैं सीरीज में तो 1.5 प्लस 1.5 इज 3 वोल्ट। तो यहाँ जिस तरह से सीरीज में पोटेंशियल ऐड हो गया, यहाँ इसको सेल का EMF बोलते हैं, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये फुल फॉर्म है, वो ऐड हो गया, तो उसी तरह से सीरीज में यहाँ पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, यहाँ ड्रॉप हो गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऊंची टंकी है, ओवरहेड वाटर टैंक, जहाँ से सप्लाई आ रही है, PHED वाटर वर्क्स की सप्लाई आ रही है हमारे घर में। तो अगर हमारा घर टंकी के पास है तो प्रेशर ज़्यादा आएगा, और जिसका घर टंकी से जितना दूर होगा प्रेशर कम होता चला जाएगा, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाता है बच्चों। सो अब हम जानते हैं यहाँ पर V कितना है, V1 कितना है, इन सब की वैल्यूज रख देंगे, बट
वो जो V होगा अक्रॉस दैट सिंगल कैपेसिटर वो होगा Q by C where C is C equivalent and V1 equal to Q upon C1 and V2 equal to Q upon C2 and V3 equal to Q upon C3। अगर और भी कैपेसिटर होते तो हम इसको एक्सटेंड करते आगे n तक ले जाते। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, रिजल्ट मिलेगा हमें। ये सब लैंग्वेज, सपोर्टिंग लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखनी होती है, बोर्ड एग्जाम में। नाउ पुटिंग ऑल दीज इन इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है, EQ ऊपर n, एग्जाम में यूज कर सकते हो। वी गेट, तो हमें रिजल्ट मिलता है बच्चों Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q इज कॉमन थ्रू आउट, Q गेट कैंसल्ड, और जो बाकी बचा हमारे पास उसको हम यूज करते हैं फाइनल रिजल्ट की तरह। सो यहां मैंने लिखा 10, जो फाइनल रिजल्ट है वो मिल रहा है हमको 1 अपॉन C जो कि C इक्वलेंट है, इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जब आपने स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन क्लास 11th के सिलेबस में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था तो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर स्प्रिंग्स को हम इस तरह से जोड़ते हैं जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2 और K3 हैं, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन K ये होता है 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। तो स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। हालांकि स्प्रिंग और कैपेसिटर एक दूसरे के एनालॉग नहीं हैं। मैं क्लियर कर दूं, कई टीचर्स और बुक्स में ये मिसगाइड कर दिया जाता है बच्चों को, गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, गलत समझ लिया, गलत तरीके से समझ लिया जाता है। तो यूँ बोलते हैं कि कैपेसिटर जो है उसका मैकेनिकल एनालॉग स्प्रिंग है या स्प्रिंग का इलेक्ट्रिकल एनालॉग कैपेसिटर है, बट एक्चुअली कैपेसिटर का मैकेनिकल एनालॉग होता है फ्लाईव्हील और स्प्रिंग का इलेक्ट्रिकल एनालॉग होता है इंडक्टर। तो इसको मैं आगे के लेक्चर में, अभी मैंने आपके दिमाग में डाल दिया बात, आगे के लेक्चर में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। कैपेसिटर का मैकेनिकल एनालॉग स्प्रिंग नहीं है, फ्लाईव्हील है। हालांकि कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन में जिस तरह से फॉर्मूला हमें मिलता है, रिजल्ट मिलता है, कैपेसिटर में भी सीरीज में वैसे ही होता है। जैसे स्प्रिंग में पैरेलल में होता है, कैपेसिटर में भी पैरेलल में वैसे ही होता है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन की और खास बातें जो समझ लेते हैं हम, कुछ फाइन डिटेल्स में चलते हैं। बच्चों जब ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 2, 3 एंड 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी के कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ। तो ज़्यादातर बच्चे जब कैलकुलेशन करते हैं, उन्होंने कैलकुलेट किया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम लिया 12, 6 प्लस 4 प्लस 3 और ये लिखा 13/12, और जल्दबाजी में आंसर भी क्या कर देते, बोलते 13/12, जो कि रॉन्ग हो जाता है। तो आपको समझना होगा कि रेसिप्रोकल भी तो करना है। ये C इक्विवेलेंट नहीं है, ये 1/C इक्विवेलेंट है। तो 1/C इक्विवेलेंट है तो रेसिप्रोकल करना ना भूलें। इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के फॉर्मेट को मॉडिफाई कर देते हैं। इसकी बजाय हम इस फॉर्मेट में लिखकर फॉर्मूले को याद रखें, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरह की मिस्टेक से हम बच जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज 12/13 माइक्रोफेरेड। अगर हम 2, 3 और 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी के कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी 12/13 माइक्रोफेरेड। तो ये समझने की बात है। तो फॉर्मूले का ये वाला फॉर्मेट जिसमें हमने रेसिप्रोकल करके लिखा है इज मोर यूजफुल। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसी फॉर्मेट को यूज करें।
अब हम ये समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज क्या है। क्या सीरीज में जोड़ने पर कैपेसिटी बढ़ी या घट गई? तो हमने देखा 2, 3 और 4 को जब जोड़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरेड से भी कम आ रही। 12/13 इज लेस देन 1 माइक्रोफैरेड। तो वास्तव में सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी सबसे कम कैपेसिटी के कैपेसिटर से भी कम हो जाती है, लेस देन द लीस्ट कैपेसिटी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के काम का नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वोल्टेज बढ़ाता है, पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी घटा देता है। रेजिस्टेंस में हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, कैपेसिटर में उल्टा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमने कैपेसिटर्स को लगाया तो कैपेसिटी कम हो रही है। वोल्टेज का क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं यहां पर V1, V2, V3 एंड V इज इक्वल टू V। तो पोटेंशियल गेट डिवाइडेड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं पोटेंशियल को डिवाइड करने के लिए। तो स्टार मार्क करके आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज यूज फॉर डिवाइडिंग पोटेंशियल ऑन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये स्पेसिफिक यूज हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या इज यूज्ड। सीरीज कॉम्बिनेशन अंडरस्टूड है, कैपेसिटर्स की बात हम कर रहे हैं। इज यूज्ड टू डिवाइड द पोटेंशियल on a number of capacitors। आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कंसेप्ट है जिसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। जब भी आपको ज्यादा पोटेंशियल दिया हुआ है, एक कैपेसिटर जो पोटेंशियल सह सकता है, जिसको हम बोलते हैं उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। जब भी आपको ये कैपेसिटर देखेंगे, मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको कैपेसिटर लाकर, उस पर वैल्यूज लिखे रहेंगे बच्चों। एक तो उसकी कैपेसिटी की वैल्यू रहेगी माइक्रोफैरेड में, एक उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज रहेगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से। यानी उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर उस कैपेसिटर को दे दिया जाए तो उसके बीच में, प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो नॉन कंडक्टर से कंडक्टर बन जाएगा, यानी उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसका आयनाइजेशन हो जाएगा, मीडियम गेट आयनाइज्ड, तो कैपेसिटर फेल हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कैपेसिटर फेल हो। तो मान लीजिए ये कैपेसिटर्स जो हैं जो वोल्टेज सह सकते हैं, जो इनकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है, सपोज वो 2 वोल्ट है, और अगर मैं यहाँ 6 वोल्ट बैटरी लगा रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ एक कैपेसिटर को जोड़ूंगा वो 2 वोल्ट सह सकता है। 6 वोल्ट की बैटरी अगर मैं उससे जोड़ूंगा उसको 6 वोल्ट मिलेंगे। कैपेसिटर बट करके बोलेगा, यानी एक आवाज आएगी आपको, और जो कैपेसिटर में नीचे से पैकिंग होती है, रबर लगा होता है, वो निकल के बाहर आ जाएगा, कैपेसिटर फूल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर अगर मैंने 3 कैपेसिटर सीरीज में लगाए, एक कैपेसिटर 2 वोल्ट सह सकता है, कैपेसिटर अगर आइडेंटिकल हैं तीनों, तो तीनों पर पोटेंशियल इक्वली ड्रॉप होगा। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगा पाएंगे हम। तो पोटेंशियल डिवाइड करने के काम आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। पर सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो बच्चों अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया सीरीज कॉम्बिनेशन। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, डे टू डे लाइफ में कहाँ हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं, कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, आप थोड़ा सोचिए दिमाग में। और जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 30 को हम 3 या 4 पार्ट में बनाएंगे, तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाने के बाद इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे, कौन से क्वेश्चंस इन कंसेप्ट्स पर बेस्ड हैं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।